हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आप सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर हिस्ट्री का, बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि सर आप हिस्ट्री का चैप्टर एक्सप्लेन कर दें, और उस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं द फ्रांसीसी क्रांति। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो इसको हम समराइज में और किस तरीके से समझाने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। शर्त वही है कि अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए, तो हम जो बोलेंगे वो आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, आपका हिस्ट्री का ये चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका असर हमारे भारत में भी देखा गया है। यानी कि उससे इंस्पायर्ड होकर हमने भी आज़ादी की जंग छेड़ी थी। चलिए, क्लास 9th का चैप्टर है ये। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, जो पहला पेज खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 से लेकर लास्ट में लिखा होगा दिस आउटकम। और दिस आउटकम के बाद एक क्वेश्चन दिया होगा, हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। है ना, दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो ये जो डेट दिखी हुई है 14 जुलाई 1789, ये इस डेट में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के इतिहास में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताएं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ। तो आपका आंसर जो होगा 14 जुलाई 1789 लिखिएगा। अब आपको बता दें, फ्रांस जिसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है, सभी को मालूम है। फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? पेरिस होती है। राजधानी, कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। ठीक है, तो 14 जुलाई का समय था और सुबह सुबह सन था 1789 का। फ्रांस में एक रूमर्स जो है फैल गई। रूमर्स माने होता है अफवाह। रूमर्स का मतलब क्या होता है? अफवाह। रूमर्स का मतलब होता है अप अफवाह। अफवाह होता है। ये फैल गई। क्या था ये? था कि राजा ने जो है, राजा अपनी सेनाओं को भेज रहा है, और जो वहां भीड़ टाउन हॉल के पास में खड़ी हुई है उनको कुचलने के लिए, उनको मारने के लिए राजा ने एक ऐसी रूमर्स वहां आई कि जो फ्रांस का राजा था, जिसका नाम है लुइस 16। क्या नाम था? याद रखिएगा, राजा का नाम क्या है? लुइस 16। ठीक है। राजा ने जो है, जो पेरिस सिटी है, शहर में अपनी सेनाओं को भेज रहा है, और वहां पर जो टाउन हॉल है, जो भीड़ इकट्ठा है, उन पर जो है गोलियां चलवाने के लिए ये रूमर्स वहां पर आई, अफवाह आई। तो हुआ क्या बेटा, उसमें ये तो अफवाह थी। भीड़ जो थी वहां इकट्ठा हो गई, और टाउन हॉल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाउन हॉल, तो आप लोग जान लीजिए टाउन हॉल क्या होता है। लिखा हुआ है ना बुक में, टाउन हॉल। ये शहर की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो लोकल गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, उसको वहां पर टाउन हॉल बोला जाता है यूरोप में, खास तौर पे फ्रांस में। तो फ्रांस में टाउन हॉल जो है लोकल गवर्नमेंट की, जैसे म्युनिसिपल बिल्डिंग होती है, उसी तरीके से वहां पर क्या है, पेरिस शहर में एक टाउन हॉल था जो एक गवर्नमेंट की
बिल्डिंग थी, उसके सामने लोग इकट्ठा हुए थे। तो फ्रांस के राजा ने अपनी सेनाओं को यहाँ ट्रूप्स का मतलब होता है सेनाएं, क्या होता है सेनाएं, वो भेज रहा है, सेनाएं भेज रहा है उन पे हमला करने के लिए। और जो टाउन हॉल था वहां लगभग आदमी और औरतों को मिलाकर अगर देखा जाए लगभग 7,000 लोग, 7,000 लोग गैदर्ड थे इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। यानी कि टाउन हॉल के सामने 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठा थी। और जब उनको ये मालूम पड़ा राजा भेज रहा है मारने के लिए, तो नेचुरली अपने अपने आप को बचाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। तो वहां जो इकट्ठे जो लोग थे उन्होंने तुरंत एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि हम लोगों की एक मिलिशिया बनाएंगे, पीपल्स मिलिशिया बोलते हैं, यानी कि लोगों की एक आर्मी बनाएंगे। मिलिशिया का मतलब लोगों की आर्मी। अब राजा आएंगे तो उनके पास गोला बारूद सब होगा, तो उससे लड़ने के लिए लोगों को भी तो चाहिए। तो उन्होंने ये डिसीजन किया हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, लोगों की आर्मी बनाएंगे जो इकट्ठा है, और इसको हम प्रोवाइड कराएंगे एमुनिशन, आर्म्स, यानी कि हथियार, गोला बारूद कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पेरिस के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न पार्ट में की तरफ वो भीड़ चली गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए। उनको मालूम था कि गोला बारूद कहाँ मिलेगा, जहां पर गवर्नमेंट की सरकारी ऑफिसेज होंगे। तो पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट में वो भीड़ मार्च करी, और वहां पर एक किला है, फोर्ट्रेस है, जिसका नाम है बेस्टाइल। बेस्टाइल किले में उनको मालूम था ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी, क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपराधियों को रखा जाता, जेल खाना भी था, ऑफिसर भी रहते थे और जेल खाना भी था। और उनको ये मालूम था यहाँ पर, उनको आशा थी यहाँ पर जो है होल्डेड एमुनिशन मिलेगा। होल्डेड एमुनिशन मिलेगा मतलब यहाँ पर होल्डेड माने जमा, यहाँ पर हथियार जमा है, गोला बारूद जमा हुए हैं, तो यहाँ से हम लूट लेंगे, क्योंकि हमें राजा की सेनाओं से मुकाबला करना है ना। तो बेस्टाइल नाम का जो किला था वो भीड़ उसके अंदर घुस गई। जब घुसी तो भाई वहां किले का जो कमांडर था, कमांडर ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट्रेस, उसकी आपाधापी हुई पब्लिक से, जिसमें कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड, वो मारा गया भीड़ में, टक्कर में उसकी मौत हो गई। भीड़ ने वहां पर बंद जो है केवल 7 प्रिजनर थे, उन 7 प्रिजनर को रिलीज करा दिया, आज़ाद करा दिया, याद रखिएगा। तो भीड़ की और कमांडर की जो लड़ाई हुई थी उसमें कमांडर मारा गया, और वहां की बेस्टाइल किले में 7 प्रिजनर जो थे भीड़ ने उनको आज़ाद करा दिया। इसके बाद क्या था, उन्हीं के गोला बारूदों से उस फोर्ट्रेस को, बेस्टाइल नाम के जो किला था उसको डिमोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और उसके जो टुकड़े थे, उसके टुकड़े डिमोलिश वाले फोर्ट्रेस बेस्टाइल किले के जो टुकड़े थे, पीसेस ऑफ स्टोन थे, उसको मार्केट में बेचने लगे। अब आपको बड़ा हैरानी हो रही होगी, अरे बेस्टाइल के जो पत्थर हैं, टूटे हुए पीसेस हैं, उनको मार्केट में क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि ये फ्रांस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है बेस्टाइल, और इसको यादगार बनाने के लिए, सोवनियर का मतलब क्या होता है, सोवनियर मतलब होता है यादगार बनाने के लिए, लोग जो है उसके टुकड़ों को मार्केट में बेच रहे थे ताकि लोग खरीदें और अपने घरों में रखें, और काफी समय तक भविष्य में याद रखें ये जो टुकड़ा है कहाँ का है, बेस्टाइल का, जो जिसको आम पब्लिक ने उसको ध्वस्त कर दिया था। तो उसको सोवनियर बनाने के लिए, सोवनियर का मतलब मैंने बताया आपको, यादगार बनाने के लिए ये मार्केट में उसके पीसेस जो थे बेचे जाने लगे। ये घटना हुई। अब लिखा है इसके बाद राइट्स होने लगे। राइट्स माने होता है लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होने लगे पेरिस में, और पेरिस के आसपास जो कंट्री साइड थे, देहाती इलाके थे, ग्रामीण इलाके, विलेज बोल सकते हैं, वहां विरोध हो रहा था। और किस चीज का विरोध हो रहा था मालूम है? प्रोटेस्ट हो रहा था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड।
वहाँ पर जो आम जनता के लिए रोज खाने की जो चीजें होती हैं, ब्रेड, रोटी, पाव, जिसको वहाँ बोलते हैं पाव, वो पाव के दाम बढ़ा दिए और उसका विरोध हो रहा था पेरिस में, शहर में और कंट्री साइड में। ठीक है। और इस विरोध का बढ़ता चला गया। अंत कब हुआ जानते हैं? उस भीड़ ने एग्जीक्यूशन कर दिया, फ्रांस के राजा को फांसी दे दी। समझ लो भीड़ इतनी गुस्सा गई। तो फ्रांस के राजा को भीड़ ने गुस्सा के क्या कर दिया? द किंग ऑफ फ्रांस को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट माने होता है फांसी दे दी। तब जाके यह वह मामला ठंडा हुआ। लिखा है ना, हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। अब आप समझ चुके होंगे कैसे और क्यों ये घटना घटी थी। अभी हम जब आगे के चैप्टर में चलेंगे तो फिर यहीं आएंगे। ये तो एक्चुअली क्या है, लास्ट का पड़ाव दे दिया गया है, और लास्ट के पड़ाव को भी शुरुआत में दे दिया गया है कि घटना ये हुई तो कैसे हुई। अब हम आने वाले टॉपिक्स में ये पढ़ेंगे कि ये यहां तक हम आए कैसे। ये घटना जो घटित हुई बेस्टाइल वाली 14 जुलाई 1789 को, ये कैसे हुई, क्यों हुई, ये आने वाले जो टॉपिक हैं, जिसमें पहला ये भी टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये कैसे हुआ, तो आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी की अपनी बुक में अगला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी, यानी फ्रांस का जो समाज था कब, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में, और वो 18th सेंचुरी क्या है, जैसे कि 1774, 1774। तो लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली का राजा था। बर्बन फैमिली का राजा था। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये बर्बन फैमिली क्या है? ये राजवंश है। ये यूरोप में और फ्रांस में, फ्रांस भी यूरोप में आता है, यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये बर्बन फैमिली जो है राजवंश मानी जाती थी। एक अच्छा खासा परिवार था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो उसी में एक पीढ़ी आई लुइस 16 की। अब उसको राजा बनना था, एसेंड होना था। तो जब वो राजा राजगद्दी में बैठा तो उसकी उम्र महज कितनी थी? 20 साल की। अब 20 साल का एक नवयुवा होता है, यूथ होता है। अब उसको राजा बना दिया गया। चलो भाई, राजा तो बन गया, और राजा के बनने के बाद उसकी शादी भी कर दी गई। मालूम किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रिया कंट्री है, वहां की राजकुमारी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, जिसका नाम है मैरी एंटोनिटी। तो मैरी एंटोनिटी के साथ उसका विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई। लेकिन समस्या ये आई कि जब वो राजगद्दी में बैठा तो उसने देखा मेरा खजाना तो खाली है, एम्प्टी है। अब उसके सामने समस्या आई कि खजाने को भरना है। क्यों? इतना बड़ा, उसके महल का नाम जानते क्या? पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज नाम के राजमहल में तो रहता था। और महल तो जानते ही कितना, उसमें नौकर चाकर सब कुछ होता है, आर्मी भी होती है रक्षा करने के लिए। तो राजा को के पास बहुत खर्चा था, और राजा के पास पहले से ही 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा तो था ही, और ये सारे खर्चों को भी वहन करना है। और जो राजा था उसने यूएस की मदद की थी। अब आप सोच रहे होंगे यूएस कहाँ से आ गया? यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। ब्रिटेन ने, ब्रिटेन जो उस समय था कॉमन एनिमी माना जाता था, सभी देशों का एक कॉमन एनिमी मतलब दुश्मन था। तो यूनाइटेड किंगडम ने यूएसए के 13 कॉलोनीज, 13 जगहों पर कब्जा कर रखा था, अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। तो उस यूएस की मदद कैसे की फ्रांस ने? उसने पैसे से मदद की, आर्मी से मदद की, ताकि वो वहां से यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि जो ब्रिटेन था, उसको वहां से भगा दिया जाए। तो उसमें पैसा खर्च हुआ, जिसके कारण उसका जो कर्जा था और बढ़ गया। 1 बिलियन से के बढ़कर कितना हो गया? 2 बिलियन लीवर। लीवर जो होती है फ्रांस की करेंसी मानी जाती है। लीवर, लीवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। और हमने आपको बताया महल था तो उसके भी खर्चे थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, तमाम सारे ऐसे राजा के राज्य में जो है तमाम ऐसे खर्चे होते हैं। उसको पूरा करने के लिए अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था,
उसको था कि अब हमको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और टैक्स का सिस्टम भी बड़ा वहाँ अजीबोगरीब था। वो क्या था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, समाज जो था, वो जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेज में तो राजा आता था, वहां पर एक शब्द आता है नोबल्स। नोबल्स माने होता है पैसे वाले लोग, रिच पर्सन, राजा आता था। सेकंड नंबर में चर्च के पादरी वगैरह हुए, या उसके जो फैमिली के रिलेशनशिप वाले हुए, वो सेकंड में आए। तो फर्स्ट और सेकंड तो नोबल्स का ही था, नोबल्स थे, रिच पर्सन थे। थर्ड क्लास में जो थे लोग, वो थे फार्मर्स, जो नीचे हैं, कॉमन लोग, आम जनता। उसमें हर तरीके के लोग आते हैं, चाहे बार्बर हो, किसान हो, शॉपकीपर हो, ट्रेडर्स हो, ठीक है ना, लॉयर हो, कोई भी हो, सब चीज, बिजनेसमैन हो, सब थर्ड क्लास में आते थे। और वहां की एक ऐसी नियम था कि जब टैक्स राजा लगाएगा तो टैक्स कौन देगा? केवल थर्ड क्लास के लोग। फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग चूंकि वो नोबल्स हैं, राजशाही परिवार में पैदा हुए हैं, तो उनको बाय बर्थ ये राइट्स मिल जाता है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आप रिच फैमिली में पैदा हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो लोग थे, उनको किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कि कर देना नहीं पड़ता था। तो कर किससे वसूला जाता था? केवल और केवल थर्ड क्लास के लोगों से। तो राजा जब टैक्स बढ़ाता था तो थर्ड क्लास के लोगों पर दबाव पड़ता था पैसे का कि टैक्स दो। ये समाज, ऐसा व्यवस्था थी लेट 18th सेंचुरी में, और काफी समय तक रहा। ये काफी समय से चला आ रहा था, काफी समय तक रहा। ये समाज जो था इस तरीके से बटा हुआ था। फ्रांस में 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट थी। पीजेंट मतलब फार्मर्स थे। केवल 10% जो लोग थे वो नोबल्स थे, समझ लीजिए। और वो 10% 90 पे भारी बैठे हुए थे, उन पे शासन कर रहे थे। नोबल्स, चर्चेज, चर्च यानी कि नोबल्स और चर्च थे उनके, और जो दूसरे रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, उनके पास 60% लैंड थी। यानी कि फ्रांस की जो लैंड पे कब्जा था, फ्रांस देश में जो जमीन थी उस पर कब्जा 3 लोगों का था। सबसे ज्यादा तो नोबल्स और चर्च का था। उसके बाद जो थर्ड स्टेट में जो रिचर पर्सन थे, जो बिजनेसमैन या ट्रेडर्स टाइप के जो लोग थे, बड़े व्यापारी, उनके पास था। तो तीनों को मिला के 60% हिस्सा जमीन जो है इन्हीं के पास थी। एक शब्द निकल के आता है इसमें, फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम होता क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था क्या है? ये यूरोप में बड़ा फेमस थी। उस समय यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत फेमस था और सही तरीके से चल भी रहा था। उसमें क्या होता था, सामंतवादी व्यवस्था में राजा अपने सामंतों को रख लेता था, और उनसे जो है, उनके माध्यम से जो है, किसानों से या वर्कर से काम कराया करता था। बदले में उनको जमीन दे देता था थोड़ी बहुत। तो पीजेंट जो थे वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लैंड। जमीन पर काम करने के लिए वो ऑब्लाइज हो जाते थे कि हम काम करेंगे, अगर हम आपको इतनी जमीन दे देते हैं, हाँ इसमें हम काम करेंगे, और जो भी पैदा होगा उसका टैक्स तो देना ही देना है। और उनसे केवल यही काम नहीं कि लैंड पे काम करना, खेती बाड़ी करना, बल्कि वर्क इन हिज हाउसेज, अपने घरों में काम कराते थे, अपने खेतों में काम कराते थे। और यहाँ तक कि जब राजा की सेनाओं में जरूरत पड़ती थी तो उनको वहां पर भी अपॉइंट कर देते थे, वहां पर भी रखा जाता। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था, इसमें सामंतवादी व्यवस्था में जो सामंत लोग होते थे, जो राजा के अंडर में काम करते थे, वो ये तरह तरह के काम थर्ड क्लास के लोगों से कराते थे। अब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि फ्रांस में राजा जो है, फ्रांस में दो तरीके के टैक्स लिए जाते थे। टैक्स माने होता है कर। दो तरीके के कर लेता। एक होता है टिथे, और टिथे मतलब होता है, एक कर है जिसका नाम है टिथे, जो कि किसानों से लिया जाता है। 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट,
जो भी एग्रीकल्चरल से पैदा होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो भी एग्रीकल्चर से पैदा होता है उसका 1/10 पार्ट जो है किसको देना होता है? चर्च को देना होता है। चर्च एक टैक्स लेता है, ये टिथे जो है चर्च के द्वारा लगाया जाता है। जैसे मान लो एक किसान ने 10 बोरे गेहूं पैदा किए, तो 1/10 कितना हो गया? 1 बोरा। तो 1 बोरा उसको चर्च में जमा करना है, ये टैक्स होता था। 1/10 वट एवर यू आर ग्रोन इन योर फील्ड, यू हैव टू डिपॉजिट द 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनटू द चर्च। दूसरा टैक्स होता था टेले, टेली, टेले बोलते हैं। ये डायरेक्टली जो किसान थे वो जमा करते थे स्टेट में, राजा के खजाने में, स्टेट को देते थे, स्टेट में जमा करते थे। ठीक है, तो ये दो तरीके के टैक्स लिए जाते थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में, अगर आप खोले हैं देख रहे होंगे, द स्ट्रगल टू द सर्वाइव। उस समय फ्रांस में जो है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बड़ा स्ट्रगल होता था, संघर्ष होता था। अब कैसे क्या है, टॉपिक क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस से लेकर डैश 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 ओल्ड रिजाइन, ये पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उस समय फ्रांस में 1715 की बात है, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, आप समझ सकते हैं 23 मिलियन। तो 23 मिलियन थी 1715 में, और 1789 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़कर कितना हो गई? 28 मिलियन हो गई। याद रखिएगा 28 मिलियन कब हुई? 1789 में। और उस समय फ्रांस में जो प्राइस थे ब्रेड के, वो जिसको हम बोलते हैं पाव, उसके दाम बढ़ गए थे। और वहाँ का ये स्टेपल डाइट थी, जो ब्रेड थी वो स्टेपल डाइट हुआ करती थी। आम मेजोरिटी में जो लोग इसी पे डिपेंड रहते थे, उसी के दाम बढ़ गए, राजा को बढ़ाने पड़े दाम। और तो उससे बड़ी मारामारी हो गई, लोगों को मजबूरन गुजर बसर करने के लिए दूसरे काम करने पड़े, मजदूरी करनी पड़े, वेजेस में काम करना पड़ा। लेकिन उनकी मजदूरी ने भी जो एक्स्ट्रा काम किया, जो ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे उसको, उसकी गति को कमजोर करने के लिए ये वेजेस भी काम नहीं आया, ये मजदूरी भी, उनके एक्स्ट्रा एफर्ट भी काम नहीं आए। और तो और वहाँ फ्रांस में अक्सर जो है ड्रॉट और हेल पड़ जाते थे, ओले गिर जाते थे, जिससे फसल खराब हो जाती थी, फसल रिड्यूस हो जाती थी, रिड्यूस हार्वेस्ट। तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती थी, बद से बदतर, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को अपनी जो बेसिक ज़रूरतें की चीज़ होती हैं लिवलीहुड के लिए, वो मिलना कम हो जाती है। उस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, अ सिचुएशन इन विच, एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक थिंग, इन विच द लिविंग थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, दैट सिचुएशन इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। वो सिचुएशन जिसमें हमारी बेसिक ज़रूरतें जो खाने पीने की हैं वो मिलना दूभर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। अगला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। देखिए, अब एक नया मिडिल क्लास आ रहा था, मिडिल क्लास का जन्म हो रहा था। जन्म मतलब नहीं, नया सोच आ रही थी, मिडिल क्लास मतलब नई सोच वाले लोग। और इन्वेसिस मन होता है कल्पना या परिकल्पना, उनकी परिकल्पना को यहाँ दर्शाया गया है, परिकल्पना। और वो परिकल्पना क्या देखी गई कि हमें जो एंड करना होगा प्रिविलेजेस, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोगों को, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोगों को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाती थी, उसका अंत होना चाहिए, ये टॉपिक का मतलब है। तो कैसे ये आया ग्रोइंग मिडिल क्लास, पहले ये जानते हैं। थर्ड क्लास के लोग सभी गरीब नहीं थे, उसमें कुछ ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे जो व्यापार करते थे, और ओवरसीज दूसरे देशों में जाके अपने सामानों को, और उस समय व्यापार जो था वूलन टेक्सटाइल का और सिल्क टेक्सटाइल का बहुत जोरों पे था। चाइना से और दूर दराज देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से
ये व्यापार चलता था। तो वहाँ के लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब पैसा आ गया है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, पढ़ाया लिखाया। तो उन पढ़े लिखे समाज में कुछ लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चला गया। तो ऐसे एजुकेटेड जो पर्सन थे, अब उनकी सोच भी खुलेगी ना, पढ़ाई लिखाई से यही तो होता है। तो एजुकेटेड पर्सन जो थे, उनका मानना था, उनका विश्वास था कि दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। समाज में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको बाय बर्थ जो है सारी सुविधाएं मिल जाए। ये तो समाज के खिलाफ है। जन्म के आधार पर उनको सुविधाएं देना ये समाज के खिलाफ है। ये पढ़े लिखे लोगों का कहना था। और एक नई चीज निकल के आई कि सभी को समाज में फ्रीडम होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल लॉज होने चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये तीन शब्द इसी मिडिल क्लास की परिकल्पना से परिलक्षित हुए, बाहर निकल के आए। और इसको बढ़ाने में कुछ राइटर्स थे, कुछ लेखक थे, जिन्होंने, या उनको हम कह सकते हैं फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे। फिलोसफर को बोलते हैं दर्शन शास्त्री। तो दर्शन शास्त्री जो थे, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ये महान फिलोसफर ने भी, इनका कहना था कि जो कह रहे हैं मिडिल क्लास के लोग सही कह रहे हैं। और उन्होंने उनकी बातों का सपोर्ट किया और उनकी बातों को आगे बढ़ाया। तो आप समझ चुके होंगे कि मिडिल क्लास की परिकल्पना कहाँ तक जाएगी। और उनकी परिकल्पना को साथ देने के लिए तीन फिलोसफर जो थे, उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए, ये तीन फिलोसफर हैं। पहला नाम है जॉन लॉक, दूसरा है रोससियो जिसको हम रूसो कहते हैं, और एक है मॉन्टेस्क्यू। ये तीन हमारे फिलोसफर हैं। फिलोसफर मतलब दर्शन शास्त्री। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उनकी बुक का नाम क्या था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर बाई बर्थ मिलने वाली जो प्रिविलेजेस थी, खास तौर पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को, उसका विरोध किया। बढ़ चढ़कर अपनी किताब में लिखा, जो विरोध किया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बाई बर्थ मिलने वाली जो सुख सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। और इस पर उन्होंने किताब लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो साहब जो थे फिलोसफर, उन्होंने एक बुक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने फ्रांस के सामने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने का प्रारूप रखा कि फ्रांस में जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस बुक में उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में लिखा। थर्ड फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉस। और इन्होंने इस बुक में डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है, गवर्नमेंट में जो पावर होती है उसका डिवीजन होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होना चाहिए। कानून बनाने वाले, कानून का पालन कराने वाले और उसकी न्यायपालिका। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो है एक सिस्टम दिया फ्रांस को अपनी बुक के माध्यम से। और उस बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और फ्रांस में एक चीज और इंस्पायर्ड करने वाली है, जिसने इंस्पायर्ड किया फ्रांस के लोगों को, स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों को इंस्पायर्ड किया, वो था मॉडल ऑफ यूएसए गवर्नमेंट। यूएसए आज़ाद हो चुका था, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने इंडिविजुअल राइट्स दे रखे थे, जिसको हम लोग बिल ऑफ राइट्स से भी जानते हैं। इंडिविजुअल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स, इंडिया में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो उसने लोगों को अधिकार बहुत दे रखे थे, कई सारे अधिकार दे रखे थे, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल राइट्स। और इस व्यवस्था ने भी फ्रांस को जो है इंस्पायर्ड किया। फिलोसफर जो थे, ये तीनों फिलोसफर, इनके जो आइडियाज थे इतने स्प्रेड हो गए, इतने फैल गए, कहाँ कहाँ होने लगे? सैलून में जहाँ बाल कटाते हैं वहाँ भी चर्चा हो रही है, कॉफ़ी हाउस से जहाँ कॉफ़ी पी जाती है वहाँ पर भी इसी चीज़ की चर्चा हो रही है।
किताबें लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानते हैं, वहाँ पर भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर या लाउड आवाज में उनको बताता है, सुनाता है कि क्या कहना चाहते हैं ये फिलोसफर। तो उनको भी समझ में आने लगा, इलिटरेट पर्सन भी। तभी एक समाचार आया, द न्यूज दैट, एक समाचार आई कि लुइस 16 जो है प्लान कर रहा है टू इम्पोज मनी लगाने का फर्दर टैक्स, और टैक्स बढ़ाने की योजना बना रहा है। क्यों? टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, अपने सरकार के खर्चे को पूरा करने के लिए वो टैक्स बढ़ाने की सोच रहा है। और ये समाचार जब आया तो वहां के लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, एंगर हो गए, और उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, कि बाय बर्थ मिलने वाले जो सिस्टम है उसका पुरजोर पर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? अब आपकी एनसीईआरटी बुक में अगला टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति कैसे छिड़ी। अब वहीं आने वाले हैं जो जहां से हमने शुरुआत की थी, अब वहीं लगभग हम पहुंचने जा ही रहे हैं। ठीक है, जो 14 जुलाई 1789 को जो रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पर बेस्टाइल में घुस गए थे, अब वहीं तक हम पहुंचने वाले हैं। अब रास्ता देखिए क्या है। वहाँ पर क्या था, फ्रांस में एक राजा था, जब उसको टैक्स बढ़ाना होता था तो वो अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, उसको ये अधिकार नहीं था। उसको स्टेट जनरल की, यानी कि द स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, द स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब ये स्टेट जनरल क्या होता है? ये एक वहाँ की पॉलिटिकल बॉडी है, राजनीतिक बॉडी है, जिसमें ये फैसला लिया जाता है कि टैक्स कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, एक प्रोसीजर होता है। हालांकि स्टेट जनरल में जो फैसला लिया जाता है उसमें जीत हमेशा किसकी होती है? फर्स्ट और सेकंड की। ये भी आपको बता दे रहे हैं। हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट जनरल की मीटिंग में फर्स्ट स्टेट के लोग आते हैं, सेकंड स्टेट के लोग आते हैं, और थर्ड स्टेट के लोग शामिल होते हैं। अब सिस्टम देखिएगा क्या है। ऑन 5 मई 1789 को राजा, जिसका नाम है लुइस 16, उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जिसमें फैसला लिया जाता है। अब वो मीटिंग कहाँ होने जा रही थी? वर्सेलीज हॉल में, वर्सेलीज के हॉल में होने जा रही थी। अब फैसला कैसे लिया जाता है, कैसे वोटिंग कराई जाती है? अब यहाँ पर वोटिंग सिस्टम समझिए, वोटिंग कराने का सिस्टम। जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं वो अपने 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स यानी कि 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। सेकेंड स्टेट के लोग भी 300 भेजते हैं, 300 मेंबर्स भेजते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भेजते हैं। अब उस वर्सलीज हॉल में इन दोनों के लिए तो बैठने के लिए सीटें थी, लेकिन जो 600 लोग थे उनको बैठने की जगह नहीं थी, उनको पीछे खड़े रहना पड़ता था, बैठे हुए लोगों के पीछे खड़े होना। और इसमें जो किसान होते थे, पीजेंट्स होते थे, गरीब लोग, पुअर पीपुल थे, वो अलाउड ही नहीं थे इसमें आने के लिए। इसमें नहीं आ सकते, आप गरीब हैं। तो कौन लोग आते थे? जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास के लोग अच्छे खासे, वो लोग आते हैं, यानी पुअर पीपुल। और वुमेन्स को तो यहाँ अलाउड ही नहीं था, औरतें तो आ ही नहीं सकती। तो जो अच्छे खासे लोग थे, पैसे वाले लोग, थर्ड क्लास में, वो लोग आते थे। और सिस्टम था, सभी लोग, हर मेंबर एक वोट डालेगा। कितने वोट डालेंगे? एक। इसका एक, तो इसका एक, तो इसका एक वोट। तो इसके 300 पड़े, इसके 300 पड़े, तो इसके कितने पड़े? 300। तो समझ गया होंगे जीत किसकी होगी भाई। एक एक दो, और एक, तो एक तरफ थर्ड स्टेट के लोग एक वोट डाल रहे हैं, तो इधर कितने पड़ रहे हैं? 2 वोट। तो जीत तो ऐसे ही गए ये, है ना? ये सिस्टम था। और इस चीज का विरोध जो है रूसो ने अपनी बुक, जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, में किया है कि ये तरीका गलत है। सबको अगर एक वोट डाल रहे हो तो इसको भी, यहाँ पर मेंबर ज्यादा है तो यहाँ पर भी 2 वोट बढ़ने चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। और जो गरीब लोग नहीं जा पा रहे थे, उनकी बात कैसे पहुंचे वहां तक? तो उन गरीब लोगों ने, जो लोग यहाँ आए थे, उनको 40,000 लेटर्स, 40,000 पत्र जो है अपनी समस्याओं के लिखकर
इन थर्ड स्टेट में आने वाले जो लोग थे 600 रिप्रेजेंटेटिव, उनको दे दिया कि मेरी बात को वहां पहुंचा देना। तो जब इन लोगों ने कहा कि हमें भी वोट, 2 वोट डालने दिए जाए, बराबरी का वोट डालने दिया जाए, तो राजा ने डिनाई कर दिया। राजा ने कहा नहीं, रिजेक्टेड। तो वो भीड़ गुस्सा गई और 20 जून को वो लोग इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए, सारी भीड़ निकल के बाहर आ गई। और कहाँ इकट्ठा हो गई? द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट में, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। वर्सलिस के ग्राउंड में वहां पर एक हॉल था, द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां जाके इकट्ठा हो गए। और वहां जाकर उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया, जिसका नाम था नेशनल असेंबली। समझ जाइएगा। तो वहां टेनिस कोर्ट में वहां जाकर उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर लिया? डिक्लेयर कर लिया, नेशनल असेंबली बना ली। और जब नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया तो उनका पहला मोटो था कि हम राजा की, मुनाक माने क्या होता? राजा, राजा की शक्तियों को लिमिट कर देंगे, सीमित कर देंगे। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। और इन सब चीजों में साथ देने वाले कुछ लोग भी थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग। इस पब्लिक का साथ देने के लिए 2 लोग थे जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोग थे, जिसमें मीराबिऊ और एबेसियस। मीराबिऊ जो था एक नोबल फैमिली में जन्मा था, लेकिन वो साथ किसका दे रहा था? थर्ड स्टेट का। उसी तरीके से एबेसियस एक चर्च का था, पादरी था, प्रिस्ट था, और वो भी साथ किसका दे रहा था? थर्ड स्टेट लोग, अर्थात नेशनल असेंबली के लोगों का साथ दे रहे थे। और इन्होंने अपनी बुक के माध्यम से इन्होंने पैम्पलेट छपवाए, लोगों को अवेयर किया कि जो नेशनल असेंबली के लोग जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ताकि लोग इस तरीके से उन्होंने निश्चय किया हम एक अपने लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दी जाएंगी। ऐसा किया भी। अब वो जो भीड़ गुस्साई हुई थी उसने सबको दौड़ा लिया, किसको? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को। पूरा राइट्स होने लगे, दौड़ा दौड़ा के भागने लगे, क्योंकि 10% थे, 90% तो वो लोग थे। तो कुछ लोग तो अपने घर छोड़ के भाग गए, दूसरे देशों में भाग गए रहने के लिए। जब राजा को, लुईस 16 को ये बात मालूम पड़ी कि अफरा तफरी मची है, तो उसने क्या कर दिया राजा ने कि अपनी सेनाएं भेज दी। ये रूमर्स है कि सेनाएं भेज रहा है, लोगों को ये राइट्स फैला रहे हैं, इनमें गोलियां चलाने के लिए, मारने के लिए। बात घटना समझ में आ रही है? तभी वो टाउन हॉल के पास जो भीड़ जमा थी, जो विरोध कर रही थी इस चीज का, अब उस पर ट्रूप को भेज दिया, ऐसी रूमर्स आई। तब उन्होंने बेस्टाइल पे जाके अटैक किया था, एमुनिशन लूटा था, जो वहां पर जमा होल्डेड एमुनिशन था उसको लूटा कि अब हमको सेनाओं का सामना करना पड़ेगा, तो अब हमें हमें वो आर्म्स चाहिए, हथियार चाहिए इनसे मुकाबला करने के लिए। तब वो घटना हुई थी 14 जुलाई 1789। याद आ रहा है? तब वो घटना हुई थी 14 जुलाई 1789 को। राजा समझ गया था कि अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो उसने जो है नेशनल असेंबली को मान लिया कि ठीक है, हम आपकी नेशनल असेंबली को कंसीडर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अब हम इसके अंतर्गत ही काम करेंगे। चारा भी नहीं था, नहीं मानोगे उनको भी दौड़ा लेगी। तो राजा ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया। फिर जो है रात में ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया, कानून पास किया, जिसमें वहां के फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। और जो 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, टीथे और टेले, उसको भी समाप्त कर दिया। इस तरीके से राजा के हाथ से सब कुछ निकल गया, राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब ओवरऑल किसके हाथों में आ गया? नेशनल असेंबली के हाथों में आ गया, जो किसके किसके द्वारा बनाई गई थी? थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। तो अब सत्ता जो है नेशनल असेंबली के हाथों में आ चुकी थी, थर्ड स्टेट के लोग ने सरकार बना ली, राजा को भी झुकना पड़ा, राजा को भी उनके अंतर्गत काम करना पड़ा, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। इस तरीके से ये तख्ता पलट हो गया। इस तरीके से तख्ता पलट होता है। समझ में आ गई? अब ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।